इस वीडियो में हम देखेंगे बायोलॉजी का 4th चैप्टर हेरिडिटी। ये जो हेरिडिटी चैप्टर है, यह हम पहली बार पढ़ने जा रहे हैं 10th क्लास में। अभी तक हमने जो भी बायो में पढ़ा था, जैसे लाइफ प्रोसेस, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन और रिप्रोडक्शन, ये तीनों ही चीज़ें हम पहले पढ़ते हुए आ रहे हैं। बट हेरिडिटी हमारा पहला टॉपिक है जो हम क्लास 10th में पहली बार पढ़ेंगे। हेरिडिटी में हमको मेनली क्या क्या पढ़ना है? पहले हेरिडिटी की डेफिनेशन, वेरिएशंस क्या होते हैं, इम्पॉर्टेंस ऑफ वेरिएशन, अक्वायर्ड ट्रेट्स, इनहेरिटेड ट्रेट्स, ये कुछ बेसिक्स होते हैं बायोलॉजी के, या फिर इस चैप्टर का जो मेन जो इम्पॉर्टेंट जहाँ से क्वेश्चन गिव रीज़न बन सकते हैं वो। फिर हम देखेंगे रूल्स फॉर इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेट्स, मेंडल का इसमें क्या कंट्रीब्यूशन था। कंडीशंस देखेंगे कि किस तरह से अलग अलग कंडीशंस में ट्रेट्स पाई जा सकती हैं, मेंडल के बारे में अच्छे से स्टडी करेंगे। उसके लॉज देखेंगे, मोनोहाइब्रिड और डाईहाइब्रिड जो मेन कॉन्सेप्ट है उनको पढ़ेंगे, एंड लास्ट में सेक्स डिटर्मिनेशन करके एंड हो जाएगा। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द हेरिडिटी। हेरिडिटी चैप्टर में पहला कॉन्सेप्ट जो हमको पढ़ना है वो है हेरिडिटी खुद। तो हेरिडिटी होता क्या है? तो हमको पता है कि पेरेंट्स होते हैं, ठीक है। कोई एक इंडिविजुअल है तो ऑफकोर्स उसके पेरेंट्स तो होंगे, अपने आप तो कहीं से आ नहीं जाएगा। तो उसके पेरेंट्स के चिल्ड्रन हुए, ठीक है। तो जब पेरेंट्स हैं उनके कुछ ना कुछ ट्रेट्स यानी उनके फीचर्स कह सकते हैं, उनके कुछ फीचर्स जो हैं वो चिल्ड्रन में ट्रांसमिट होते हैं, ठीक है। फीचर्स जैसे कि कौन कौन से फीचर, जैसे कि आई कलर, स्किन कलर, और उनके हेयर की कैसे हेयर है, उनके हेयर के टाइप, ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो वो चीज़ें ट्रांसमिट होती हैं, ठीक है। और आगे हम देखेंगे ये जो चीज़ें जब ट्रांसमिट होती है पेरेंट्स से चिल्ड्रन को, ये जो कैरेक्टर्स फीचर्स को हमको क्या बोलना है? ट्रेट्स बोलना है। ये फीचर्स को हम ट्रेट्स बोलेंगे या फिर कैरेक्टर्स बोलेंगे। तो ये जो कैरेक्टर्स और ट्रेट्स होती हैं जो पेरेंट्स से ट्रांसमिट होकर जब चिल्ड्रन में आती हैं, तो वो प्रोसेस या फिर वो चीज़ हेरिडिटी कहलाती है। द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर या फिर ट्रेट फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन। तो वन जनरेशन मैंने ली थी पेरेंट्स की, नेक्स्ट जनरेशन ऑफ कोर्स पेरेंट्स के बाद चिल्ड्रन आएगी, वो होती है हेरिडिटी। पेरेंट्स का आई कलर समझ लीजिए, अगर ब्लैक है पेरेंट्स का आई कलर, ठीक है, और बच्चे का जो चिल्ड्रन का कलर आया वो भी अगर ब्लैक आया, तो क्या हुआ था? ये जो उनका ब्लैक जो ट्रेट थी, जो फीचर था, वो ट्रांसमिट हो गया पेरेंट्स से चिल्ड्रन में, इसलिए उसका भी ब्लैक आया। नेक्स्ट टॉपिक जो बहुत इंपॉर्टेंट है, डेफिनेशन आ जाती है बहुत बार, वो है वेरिएशन। वेरिएशन क्या होता है? समझ लीजिए अगर कोई चिल्ड्रन है, उसके दो पेरेंट होंगे, फादर एंड मदर। फादर की आइज का कलर है हमारा ब्लैक, मदर का है ब्लू, ठीक है। इनका जो चिल्ड्रन आया, उसका जो आई कलर है वो इन दोनों से ही मैच नहीं करता। उसका आई कलर है ग्रीन, ना ही है वो ब्लैक ना ही वो ब्लू है, उसका एक नया ही कोई फीचर आ गया, नया ही ट्रेट उसने अपने आप बना लिया है। इस न्यू ट्रेट को, या फिर जो डिफरेंस है, क्योंकि अब ब्लैक और ब्लू से तो बिल्कुल अलग है ना, बिल्कुल डिफरेंट है, तो ये जो डिफरेंस आया है ट्रेट्स में, वही कहलाता है हमारा वेरिएशन। ट्रेट्स थी, ये पेरेंट्स थे दोनों, इनका चिल्ड्रन आया, उसकी आंखों का कलर ग्रीन था, ना ही ब्लैक था ना ही ब्लू था, मतलब एक डिफरेंस आ गया। अगर ब्लैक होता ब्लू होता है हेरिडिटी नॉर्मल ट्रांसमिशन होता, लेकिन हमारा डिफरेंस आया है, ठीक है। जो डिफरेंस आता है तो हम कह सकते हैं कि एक वेरिएशन आई है, बच्चे और पेरेंट्स में एक वेरिएशन आई है, तो बस यही कहलाता है वेरिएशन, ठीक है। देखते हैं इसकी डिफाइन। द डिफरेंसेस इन द कैरेक्टर और ट्रेट अमंग द इंडिविजुअल्स ऑफ द सेम स्पीशीज। अब किसी किसी की देखो, हम कितने सारे लोग हैं, ठीक है। आपने बहुत सारे ह्यूमन बींग्स को देखा होगा, किसी की आई कलर कुछ और होती है, किसी की कुछ और होती है, ठीक है। किसी की ब्लू है, किसी की ब्लैक है, तो ये एक ही ट्रेट है और एक ही स्पीशी है, स्पीशी भी एक है, ह्यूमन बींग ही है, पर कितनी सारी आई कलर्स अलग अलग होती हैं, है ना। ईयर लोब का बेस्ट एग्जाम्पल है, एनसीईआरटी में भी दिया है। यहाँ तो हो सकता है अटैच्ड, किसी का उनके एकदम चीक से अटैच्ड होता है और किसी का फ्री होता है दोनों ह्यूमन बींग, है एक ही ट्रेट, ईयर की ट्रेट है, पर क्या दो दो ट्रेट्स, ये हो गई वेरिएशन। स्किन कलर, ठीक है,
स्किन कलर जो होता है वो एक ही स्पीशी का, भले ले लो ह्यूमंस का ही, कितने सारे, वो वाइट हो सकता है, व्हीटिश हो सकता है बीच का, मतलब ब्लैक और वाइट के बीच वाला, ब्लैक हो सकता है किसी का, बहुत कुछ अलग अलग स्किन कलर्स हो सकते हैं, ठीक है। तो यही स्किन कलर एक ट्रेट था, स्पीशीज थी हमने, ह्यूमन बीइंग लीवर, कितने सारे डिफरेंट अलग अलग हमारे पास ट्रेट्स आए। तो डिफरेंसेस अमंग द ट्रेट्स और कैरेक्टर ऑफ द सेम स्पीशी आर कॉल्ड वेरिएशन। नेक्स्ट, अब ये देखो, हमको एक एनसीईआरटी में एक फोटो बनाकर दिया गया है, इसमें वो वेरिएशंस को ही दिखाना चाहते हैं। ये पेरेंट है, इसने करी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके, इसने दो बच्चे बनाए, ठीक है। इसके जो 2 बच्चे आए उसमें एक का जो टॉप वाला हिस्सा था वो रेड कलर का आया, और एक का बॉटम वाला हिस्सा ग्रीन कलर का आया। तो ये एक वेरिएशन पैदा हो गया। इसके भी आगे जो फर्दर जनरेशन आई उसमें भी देखो एक और नया वेरिएशन ऐड हो गया, और इसमें भी एक और वेरिएशन ऐड हो गया। इसकी जो नई जनरेशन आई उसमें ये एक और वेरिएशन ऐड हो गया, पर ये एज इट इज आया। तो ये हमको क्या कहलाता है कि जब भी जनरेशन टू जनरेशन आगे बढ़ती है तो वेरिएशन आते हैं, या फिर कुछ कुछ केसेस में वेरिएशन नहीं भी आते हैं। तो इवन दो चिल्ड्रन इन द जनरेशन 3 बिलोंग टू द सेम पेरेंट्स, जो चिल्ड्रन 3 है ना, ये जनरेशन 3 है कि एक ही पेरेंट को बिलोंग करते हैं, पर देखो ये पेरेंट है, ये चिल्ड्रन है, कितने अलग हैं, यही वेरिएशन है। They show some unique difference which are there on and some differences that are inherited from their parents. कुछ differences उनने अपने पेरेंट्स से इनहेरिटेड करें, या फिर शायद तक वो कुछ differences अपने आप बाद में अपने सराउंडिंग से ले लेंगे, या फिर खुद ही अपने आप करवाएंगे। ये देखना, ये इनहेरिटेड और अक्वायर्ड ट्रेट्स में हम देखेंगे, कुछ तो उन्होंने अपने पेरेंट्स से इनहेरिट करे होंगे, या फिर कुछ उन्होंने बाद में जब उनकी बर्थ हो गई उसके बाद इनहेरिट करे। वो कैसे करें वो आगे देखते हैं। उसके पहले एक बार अपन देख लेते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ वेरिएशन। इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल है, समझ लो एक पानी का पॉन्ड है, उसमें ना एक बैक्टीरिया रहते हैं जो 15 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर में ज़िंदा रह सकते हैं। बैक्टीरिया रहते हैं एक पॉन्ड के अंदर पानी के, उसमें बैक्टीरिया जो है उनकी जो बॉडी है वो 15 डिग्री सेल्सियस तक के एटमॉस्फेयर में सर्वाइव कर सकती हैं, ठीक है। तो ये जो पेरेंट बैक्टीरियाज थे इन्होंने रिप्रोड्यूस करा और ऐसी जनरेशन बनाई जो 25 डिग्री सेल्सियस तक बॉडी 25 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर सहन कर सकते हैं। क्या हुआ, पेरेंट ने चिल्ड्रन को बॉर्न दिया, उनमें एक वेरिएशन आया। क्या आया, वेरिएशन, ध्यान में रखना। तो उनकी जो बॉडी थी वो 15 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर से अब 25 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर सहन कर पा रही है। तो ये वेरिएशन था। अब समझ लो ये जो पॉन्ड था इसमें इंडस्ट्री ने कुछ उनका वेस्ट मटेरियल डाल दिया, इंडस्ट्रियल वेस्ट उसमें चला गया, ठीक है। वो वेस्ट जो था वो थोड़ा सा गर्म था, हीटेड था, तो पानी का टेम्परेचर बढ़ के 20 डिग्री सेल्सियस हो गया, 20 डिग्री सेल्सियस हो गया। अब आप ही बताओ कि अब पेरेंट्स सर्वाइव करेंगे क्या चिल्ड्रन? ऑफ कोर्स पेरेंट्स का जो हो जाएगा खात्मा, बचेंगे चिल्ड्रन, क्योंकि जब उन्होंने रिप्रोड्यूस करा था तो जो नए ऑफस्प्रिंग आए थे वो 25 डिग्री सेल्सियस तक जी सकते थे। यही है वेरिएशन की इम्पोर्टेंस। अगर वो वेरिएशन नहीं आती, अगर 15 डिग्री सेल्सियस वाले ही चिल्ड्रन पैदा होते तो सब मर जाते, पूरी गई स्पीशीज ही खत्म हो जाती उस पॉन्ड के अंदर। तो यही इम्पोर्टेंस है वेरिएशन की। यहाँ पर वही लिखा होगा, इसको हटाते हैं, हट नहीं रहा, हाँ हट गया। इट ब्रिंग्स एडेप्टेशन इन इंडिविजुअल, एडेप्ट हो जाते हैं। ये एक और इम्पॉर्टेंट है, एडेप्टेशन इन इंडिविजुअल्स, यानी कि देखिए जो आपने वॉस्प देखा होगा वो इस कलर का रहता है। ये जो मैंने प्रेजेंटेशन में ये यूज़ करा ना, इसी कलर के वो होते हैं। ये इस कलर के क्यों होते हैं? ताकि जो टहनियाँ होती है ना पेड़ों की, ये इस पर आसानी से छिप सके। ऐसे कुछ वॉस्प होते हैं, उनके 2 विंग्स होते हैं, तो ये जो है वो पेड़ों पर रहते हैं, ताकि ये जो बर्ड्स होती हैं ये जैसे इनको देखती है तो इनकी जो विंग्स का कलर होता है और ट्री की जो बार्क का कलर होता है ये सेम रहता है। इसलिए ये पहले जो वो थे ना, वो पहले ब्लैक कलर के वॉस्प पाए जाते थे। उसके बाद उनका भी कलर जो है थोड़ा ब्राउन जैसा बार्क कलर का, बार्क की जो ट्री की जो बार्क होती है उस कलर का हो गया। तो ब्लैक से ब्राउन गया, वेरिएशन आया। इस वेरिएशन ने क्या हेल्प करी, क्या वो कैमोफ्लाज कर लेते हैं, और वो उनका वो सर्वाइव कर पाते हैं, तो एडेप्ट कर पाते हैं। मतलब अलग अलग सराउंडिंग्स में वो एडेप्टेशन उन्होंने पा ली। और एडेप्टेशन वाला बैक्टीरिया वाले एग्जांपल से भी क्लियर हो गया। सर्वाइवल, अगर वो 25 डिग्री का नहीं होता तो वो सर्वाइव नहीं कर पाते, तो सर्वाइवल भी सीख गए। इवोल्यूशन मतलब अब जैसे कि हम इंसान हैं, ह्यूमन बींग्स हैं, हमको पता है कि साइंस के अकॉर्डिंग हमारे एंसेस्टर्स से मंकीज,
तो वो कैसे थे, 4 पैरों पे चलते थे, टेल थी, फेस का स्ट्रक्चर बिल्कुल अलग था, शॉर्ट होते थे थोड़े। बट जब धीरे धीरे उन्होंने ये रिप्रोडक्शन करा तो बहुत सारे वेरिएशन आए और बहुत सारे वेरिएशन सब इकट्ठा आ गए। तो अब अगर हम कंपेयर करें हमारे मंकी और अभी जो हम जैसे दिखते हैं तो कितना अलग है, यही इवोल्यूशन कहलाता है। अभी इवोल्यूशन वाला पार्ट तो लकीली बोर्ड ने हटा दिया है तो वो नहीं पढ़ना, तो इसके बारे में ज़्यादा डिस्कस भी नहीं करना चाहिए। जो मेन आपको जिस था वो मैंने दे दिया। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ ट्रेड्स। 2 तरीके की ट्रेड्स होती हैं, अक्वायर्ड एंड इनहेरिटेड। इनहेरिटेड पहले समझो ज़्यादा इजी, फिर अक्वायर्ड वो भी इजी है, पर एक बार इनहेरिटेड समझ आ गया तो और ज़्यादा इजी होगा उसको समझना। इनहेरिटेड ट्रेड्स क्या होती हैं, ये ट्रेड्स मतलब जैसे कि ट्रेड आए ना दिमाग में समझ लो फीचर्स, ट्रेड्स मतलब यानी फीचर्स की बात हो रही है। तो ये ऐसे फीचर्स या फीचर्स होते हैं जो हमें हमारे पेरेंट्स से मिले हैं। अगर हमारे पेरेंट्स टॉल हैं और बच्चा जो हुआ उनका वो भी टॉल हुआ, तो ये जो पेरेंट्स हैं, जो टॉलनेस जो थी, वो जो टॉलनेस है वो बच्चे में ट्रांसमिट हुई। तो ये जो ट्रांसमिट हुई टॉलनेस पेरेंट्स की बच्चे से बच्चे में, तो ये इनहेरिटेंस है, मतलब इनहेरिटेड ट्रेट है। बच्चे के पास एक इनहेरिटेड ट्रेट आ गई क्योंकि वो उसने अपने पेरेंट्स से गेन करी है। स्किन कलर, अगर कोई 2 पेरेंट्स है वो वाइट हैं तो उनका बेबी भी मोस्ट प्रोबेबली वाइट ही होगा। क्योंकि उसने जो वाइट कलर की ट्रेट है वो इनहेरिट करी है अपने पेरेंट्स से। आई कलर भी ज़्यादातर हम जो है हमारे पेरेंट्स से इनहेरिट करेंगे। नोज़ जो शेप होती है हमारी नोज़ की, किसी की थोड़ी नॉर्मल सी होती है, किसी की पॉइंटेड होती है, किसी की फ्लैट होती है, अलग अलग टाइप की नोज़ होती है। तो यही जो है ये हम हमारे पेरेंट्स से इनहेरिट करते हैं। नेक्स्ट है अक्वायर्ड ट्रेट। इसका बेस्ट एग्जांपल आप समझ लीजिए, पेरेंट्स ने जो चिल्ड्रन या ऑफस्प्रिंग है उसको जन्म दे दिया, उसको जब वो पैदा हो गया उसके बाद अब वो जो भी अक्वायर करेगा पैदा होने के बाद, बर्थ के बाद, वो जब उसका बर्थ हो गया उसके बाद अब जो भी वो कुछ अक्वायर करेगा वो होता है अक्वायर्ड ट्रेट्स। नाम में लिखा है बर्थ के बाद जो वो अक्वायर करेगा वो अक्वायर्ड ट्रेट्स हो जाएगी। जैसे कि वो नॉलेज अक्वायर करेगा, जानकारी लेगा। बोरिंग ऑफ पेन्ना यानी कि हम उसके कान में वो छेद, जैसे जो लड़कियां होती हैं वो अपने कान या नाक में छेद करवा लेती हैं ताकि उस पर वो ईयरिंग्स वगैरह हैंग कर सकें। तो ये जो चीज़ है ये उसने बर्थ के बाद करी, इनहेरिट। तो अब सोचो ये कोई एक लेडी है, उसने अपना कान छिदवाया, तो क्या रिप्रोडक्शन के बाद उसके चिल्ड्रन का बना बनाया कान छिदा हुआ आएगा? नहीं, उसके नॉर्मली जैसे कान होते हैं वैसे ही आएगा। यही वो कहना चाह रहे हैं कि ये वो ट्रेड्स होती हैं जो हम पैदा होने के बाद इनहेरिट करते हैं। ड्राइविंग स्किल्स, अब किसी को ड्राइविंग करना अच्छे से आती तो वो पैदा होने के बाद ही सीखी है, तो ये ड्राइविंग स्किल्स जो होते हैं ये भी अक्वायर करते हैं। अब जैसे कि किसी 2 पेरेंट्स हैं उनको ड्राइविंग आती है, पेरेंट्स हैं उनको ड्राइविंग आती है, तो उसके क्या चिल्ड्रन को पैदा होते से ड्राइविंग आएगी? नहीं, मतलब अक्वायर ट्रेड जनरेशन से जनरेशन पास नहीं होते हैं। अब डिफाइन पढ़ लेते, एग्जांपल तो बता ही दिए, ये दोनों पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। इनहेरिटेड देखो पहले, द ट्रेड्स कैन बी इनहेरिटेड एज वेल एज ट्रांसमिटेड टू द नेक्स्ट जनरेशन। ये जो ट्रेड होती है हमने पापा से ली है और हम हमारी नेक्स्ट जनरेशन में भी ट्रांसफर करेंगे। द ट्रेड्स आर नीदर इनहेरिटेड नॉर ट्रांसमिटेड। ये ट्रेड्स ना ही हमने हमारे मम्मी पापा से ली, ना ही हम हमने अगली जनरेशन को देंगे। अगर हमने खुद ने सीखी है, मेरे मम्मी पापा को पियानो बजाना नहीं आता फॉर एग्जांपल, तो मैंने वो सीखा, मैंने पियानो बजाना सीखा या अक्वायर करा, लेकिन मेरे बच्चे को पियानो बजाना नहीं आएगा जब वो पैदा होगा, क्योंकि वो भी अक्वायर करेगा अगर उसका इंटरेस्ट होगा। द ट्रेड्स आर अक्वायर्ड, या रिक्वायर्ड नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा अक्वायर्ड आफ्टर बर्थ। ये जो ट्रेड्स हैं वो हमारे पैदा होने के बाद, यही बात को मैंने अच्छे से समझा दिया है। अगला, इनहेरिटेड फ्रॉम पेरेंट ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन। जब ये रिप्रोड्यूस हो रहे होते हैं, मतलब हमारा जब प्रोडक्शन होना होता है, तभी ये जो ट्रेड्स हैं ये हमारे अंदर आ जाती हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। ये जो है यहाँ से बहुत सारे MCQs बनते हैं, बहुत सारे 1 मार्क क्वेश्चन, गिव रीजंस, ये सारी के सारा मैं कलेक्शन यहाँ पर स्टोर करके रखा। ये पूरा बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है, इसको समझते हैं। द ह्यूमन बॉडी इज मेड अप ऑफ ट्रिलियंस ऑफ सेल। ये तो सुनते आ रहे हैं पूरे 9th, यही सुना है हमने सेल चैप्टर में। ईच सेल हैज़ एन आइडेंटिकल सेट ऑफ जीन्स। अब देखो 4 टर्म हैं जो बच्चों को बहुत कंफ्यूजिंग लगती है, वो है क्रोमैटिन मटेरियल, क्रोमोसोम, DNA और जीन्स। ये चारों को एक बार मैं अच्छे से समझा देता हूँ ताकि फिर कंफ्यूजन ना हो। देखो समझ लीजिए ये एक सेल है, क्या है ये? एक सेल, उसके अंदर है हमारा न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर हमने 9th क्लास में अच्छे से पढ़ा है, क्या होता है? क्रोमैटिन मटेरियल, इस तरह का वो फाइबर जैसा होता है जो कहीं पर भी स्प्रेड होता है। ठीक है, और न्यूक्लियोलस भी होता है। न्यूक्लियोलस को छोड़ो, अभी सिर्फ क्रोमैटिन मटेरियल पर ध्यान देते हैं।
सेल है, सेल में न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमेटिन मटेरियल है, फाइबर शेप्ड होता है। और ये क्या करता है, ये काय से बना होता है, काय से बना होता है बाद में देखते हैं, पहले क्रोमोसोम समझ लेते हैं क्योंकि उसके बाद ही आएगा। क्रोमोसोम कैसे बनता है, जब सेल डिवाइड करते हैं तो ये क्रोमेटिन मटेरियल एक शेप ले लेता है। ये अपने आप को, जैसे कि ये सिंगल थ्रेड है ना क्रोमेटिन मटेरियल की, ये अपने आप को इस तरह से कॉइलिंग करती है, कॉइलिंग करने लग जाती है इस टाइप से, ठीक है। और ये बीच में एक सेंट्रॉइड आ जाता है, तो ये अपना कुछ ऐसा शेप ले लेते हैं। इसी टाइप का हमने देखा है ना सारे क्रोमोसोम। तो ये कुछ नहीं है, क्रोमेटिन मटेरियल ही है जिसने थोड़ा सा कॉइलिंग करी, कंडेंस हो गया, एक वर्ड हमको अच्छे से याद रखना है, कंडेंस और कॉइलिंग करके इसने अपने आप को क्रोमोसोम में कन्वर्ट कर लिया। क्रोमोसोम में क्यों करा, क्योंकि सेल डिवीजन के टाइम पे ये क्रोमोसोम ही हाफ हाफ हो जाते हैं और 2 सेल का निर्माण कर देते हैं। अब देखिए कि जो क्रोमेटिन मटेरियल है वो बना कैसे होता है। क्रोमेटिन मटेरियल बना होता है डीएनए एंड प्रोटीन से। क्रोमेटिन मटेरियल होता है डीएनए प्लस प्रोटीन से, पर हमको ध्यान अभी देना है डीएनए में क्योंकि वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डीएनए का आपने स्ट्रक्चर देखा होगा, कुछ ऐसा सा होता है, फोटोग्राफ्स में भी देखा है, ऐसा सा स्ट्रक्चर होता है डीएनए का। तो डीएनए क्या करता है, डीएनए एक ऐसी चीज़ है जो इंफॉर्मेशन को स्टोर रखता है। अब आपको पता है कि फादर से चिल्ड्रन में ट्रेट्स का वो होगा, ट्रेट्स का ट्रांसमिशन होगा। फादर की ट्रेट्स और मदर की भी जाएगी, ऑफ कोर्स मदर की भी ट्रेट्स जाएगी, तो इन दोनों का ट्रांसमिशन होगा चिल्ड्रन में। तो ये ट्रांसमिशन करने के लिए किसी चीज़ में ये ट्रेट्स की जानकारी होनी चाहिए जो वो चिल्ड्रन को देंगे। तो जब हमारा फर्टिलाइजेशन हो रहा होता है तो फादर बनाता है स्पर्म, मदर बनाती है ओवम, ये दोनों फ्यूज़ होकर जाइगोट बनता है। तो ये जो फादर जो स्पर्म बनाते हैं उस स्पर्म के अंदर भी न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के अंदर क्रोमेटिन मटेरियल होता है जिसका अंदर डीएनए है। स्पर्म के अंदर डीएनए होता है जिसमें जानकारी होती है फादर की, ओवम के अंदर डीएनए होता है जिसमें जानकारी होती है मदर की, ठीक है। ये क्या जानकारी रखता है, ये जानकारी रखता है डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रेट्स की, ये इंफॉर्मेशन जानकारी यानी इंफॉर्मेशन रखता है डिफरेंट ट्रेट्स की। समझ लो इतना हिस्सा ऑफ डीएनए जानकारी रखता है आई के कलर की, इतना हिस्सा जानकारी रखता है आई कलर की, इतना हिस्सा जानकारी रखता है नोज के शेप की। तो क्या ये हिस्सा यानी सेगमेंट, हिस्सा यानी सेगमेंट। तो ये जो सेगमेंट है जो डिफरेंट ट्रेट्स, क्योंकि आई कलर और नोज शेप एक डिफरेंट ट्रेट है, तो सेगमेंट ऑफ डीएनए विच कंटेन इंफॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट ट्रेट्स आर कॉल्ड जीन्स। बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार क्विक रिकैप दे देता हूँ क्योंकि 4 टर्म्स है बहुत इंपॉर्टेंट। क्रोमेटिन मटेरियल और हमारा क्रोमोसोम लिखा नहीं है, समझ लो ये क्रोमोसोम, डीएनए और जीन्स, ये 4 अच्छे से बहुत कंफ्यूज करते हैं क्योंकि बहुत इंटर रिलेटेड है। जो हमारा क्रोमेटिन मटेरियल होता है वही क्रोमोसोम बनाता है, क्रोमेटिन मटेरियल के अंदर डीएनए होता है और डीएनए के अंदर जीन्स होता है, इसलिए बहुत कन्फ्यूजन होता है बच्चों को, पर हमको कन्फ्यूज नहीं होना है, ठीक है। समझ लो एक बार क्रोमेटिन मटेरियल क्या था, एक बार रिकैप दे देता हूँ। क्रोमेटिन मटेरियल हमारे सेल के न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है, फाइबर की शेप का होता है। जब क्रोमेटिन मटेरियल फाइबर से कॉइलिंग और कंडेंस होकर एक नया शेप ले लेता है तो वो क्रोमोसोम कहलाता है। क्रोमोसोम क्यों बनता है, सेल डिवाइड करने के लिए। फिर हमने देखा हमारा क्रोमेटिन मटेरियल बना होता है डीएनए और प्रोटीन्स का। डीएनए क्या करते हैं, जब फादर और मदर रिप्रोड्यूस करते हैं तो वो जानकारी देते हैं बच्चे को उसकी ट्रेट्स की, तो जानकारी किस फॉर्म में होती है, डीएनए के फॉर्म में होती है, इन्फॉर्मेशन होती है। अब ये जो डीएनए है उसमें भी डिफरेंट सेगमेंट डिफरेंट जानकारी रखते हैं, तो ये जो डिफरेंट जानकारी जो रखते हैं डिफरेंट टुकड़े, उन्हीं को हम जीन्स बोलते हैं। डिफरेंट सेगमेंट्स ऑफ डीएनए विच कंटेन इन्फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट ट्रेट्स आर कॉल्ड जीन्स। अच्छे से समझ आ गया होगा, चारों टर्म्स मैंने बता दी, क्लियर हो गई होगी। इसको भी हटाओ, छोटा सा पार्ट रह गया यहाँ पे, हाँ चला गया। अब वापस लौटते हम जहाँ थे, यहाँ थे ठीक है। अब पहला पॉइंट अच्छे से समझ आ गया, ईच सेल हैज एन आइडेंटिकल सेट ऑफ जीन्स। ये भी समझ लेते हैं एक बार, रुकना। ईच सेल न्यूक्लियस कंटेन एन आइडेंटिकल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स विच आर फाउंड इन पेयर्स। ये दोनों पॉइंट के लिए हमको वापस थोड़ा सा रिप्रोडक्शन का रिकैप लेना पड़ेगा। क्या रिकैप लेना होगा मैं बताता हूँ, रुको वापस से नीचे चलना पड़ेगा कि ब्लैंक हिस्सा वही है और कहीं भी ब्लैंक हिस्सा है ही नहीं, ये यहाँ पर ही लास्ट में। तो समझते हैं, समझ रिप्रोडक्शन में क्या होता है, फादर का गेमीट यूज होता है और मदर का गेमीट यूज होता है। फादर का क्या प्रोडक्शन करते हैं, स्पर्म का, ये स्पर्म बना दिया, और फीमेल क्या बनाती हैं, ओवम।
ठीक है, ये दोनों फ्यूज हो जाते हैं और बनाते हैं हमारा जाइगोट। तो ये करते हैं फ्यूजन और बनाते हैं जाइगोट। अब हमको पता है हमारी ह्यूमन बॉडी में कोई भी सेल उठा लो, हाथ का उठाओ, आँख का उठाओ, पैर का उठाओ, किडनी का उठाओ, सब में रहेंगे 46 क्रोमोसोम। कितने? 46 क्रोमोसोम। पर ये जो हमारे दो हैं, स्पर्म और ओवम, ये बोलेंगे हमको तो बात नहीं माननी, हम तो रखेंगे भाई 23 और 23। क्यों? ताकि जब इनका फ्यूजन हो तो हमारा जाइगोट बनेगा, क्योंकि इसका भी न्यूक्लियस है, इसमें तो 23 है, इसमें 23, ये दोनों मिक्स हो जाएंगे यानी प्लस होंगे। तो यहाँ पर कितने बनेंगे हमारे जाइगोट में? 46 मिल जाएंगे। ठीक है, इसको 46 बनाने के लिए ही इसमें 23 और 23 होते हैं। समझ आ गया? 23 मिलके 46 बनाएंगे। तो जिन सेल में 23 क्रोमोसोम होते हैं उनको बोलेंगे हम हैप्लॉइड सेल, जिसमें होते हैं 46 क्रोमोसोम उनको बोलेंगे डिप्लॉइड सेल। बस यही समझना है कि हैप्लॉइड और डिप्लॉइड में डिफरेंस क्या है। इजीली समझ आ गया होगा। जिन सेल में है 23 क्रोमोसोम वो होंगे हैप्लॉइड, जिनमें हो गए 46 वो होंगे डिप्लॉइड। अब देखो, अब जब हमारे जो फादर और मदर के ने फ्यूजन करा उनके गेमीट्स का, तो इसके बाद हमारे को फॉर्मेशन हुई जाइगोट की। अब मैं ध्यान आपको जानकारी मतलब थोड़ा ध्यान जाइगोट की तरफ लेकर जाऊंगा। देख लीजिए, मैं इसको रिमूव कर, एक सेकेंड, ये क्या हो रहा है? हाँ, समझ लीजिए, बड़ा सा जाइगोट मैंने बनाया है, ये इसका न्यूक्लियस अंदर का। अब इसके अंदर क्या होंगे? क्रोमोसोम्स होंगे। समझ लीजिए, ये एक क्रोमोसोम, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, पता है ऐसे ऐसे कितने होंगे? 46। अब मैंने इनको पेयर्स में बांट दिया, 1 पेयर, 2 पेयर, 3 करके ऐसे ऐसे कितने पेयर हो जाएंगे? पेयर यानी डिवाइड बाय 2 कर देंगे तो 23 पेयर हो जाएंगे। पेयर यानी 2 पेयर होता है ना, 2 लोगों का, वैसे ही। तो हमने देखा कि स्पर्म ने दिए थे 23 और ओवम ने भी दिए थे 23। ठीक है, 23। तो ये एक क्रोमोसोम उनको मिला स्पर्म से और एक क्रोमोसोम मिला उनको हमारे ओवम से, यानी कि एक जो रहता है वो हमारा फादर का क्रोमोसोम रहता, एक क्रोमोसोम हमारी मदर का रहता। हमारी कोई भी बॉडी से कोई सेल उठा लो जिसमें 46 क्रोमोसोम है, एक हमारे फादर का होगा, एक हमारी मदर का होगा। ये इंडिपेंडेंट रहेंगे। वैसे इसके फादर का हमारे पास इंडिपेंडेंट जीन होगा, मदर का इंडिपेंडेंट जीन होगा हमारी बॉडी में। अच्छे से समझ आ गया? यही ऊपर के पॉइंट्स में लिखा था, अब इजीली समझ आ जाएगा क्योंकि अब हमको कॉन्सेप्ट समझ आ गया है। ठीक है, देखते हैं। देखो, सेकंड पॉइंट था, ईच सेल न्यूक्लियस कंटेन्स एन आइडेंटिकल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स विच आर फाउंड इन पेयर्स। तो जो भी न्यूक्लियस होता है वहाँ पर आइडेंटिकल होते हैं। ठीक है, दोनों ही आइडेंटिकल लगते हैं, वो पेयर्स में फाउंड होते हैं। ठीक है, तो ये जो आइडेंटिकल पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम है वो 23 पाए जाते हैं हर सेल में। अगला, ईच पेयर ऑफ क्रोमोसोम इज इनहेरिटेड फ्रॉम ईच पेरेंट। मैंने बताया ये जो ये 2 क्रोमोसोम है तो ये ईच पेरेंट है, ईच यानी एक फादर से मिलेगा और एक मदर से मिलेगा। अच्छे से बता दिया, थर्ड पॉइंट भी क्लियर। फोर्थ पॉइंट देखो, ईच क्रोमोसोम कंटेन्स 1 DNA मॉलिक्यूल, segment of DNA or chromosomes that contain instruction for building proteins and information for a particular trait are called gene। मैंने यही बताया अभी हाल कि हर क्रोमोसोम में DNA होता है, क्योंकि देखो क्रोमेटिन मटेरियल में मैंने बताया था DNA होता है, क्रोमोसोम भी तो क्रोमेटिन मटेरियल ही, आपको अच्छे से समझ में आ गया। ये क्रोमेटिन मटेरियल, यही भी क्रोमेटिन मटेरियल ही है, लेकिन इसको बोलेंगे हम क्रोमोसोम, क्योंकि क्या, ये कंडेंस होकर एक शेप में अरेंज हो गया है। तो उसमें क्या होगा? DNA होगा। मैंने अच्छे से समझा दिया कि DNA के सेगमेंट्स ऑफ DNA जो इन्फॉर्मेशन रखते हैं, इंस्ट्रक्शन या इन्फॉर्मेशन रखते हैं ऑफ अ पर्टिकुलर ट्रेट आर कॉल्ड जीन। बिल्डिंग प्रोटीन एक नया पॉइंट है, इसको भी ऐड कर लो, लेकिन ये अच्छे से समझ आ गया होगा। फॉर अ पर्टिकुलर ट्रेट आर कॉल्ड जीन्स। डिप्लॉइड सेल कंटेन क्रोमोसोम्स इन पेयर। मैंने बता दिया था क्रोमोसोम जो पेयर में रखते हैं, जैसे 23 पेयर होते हैं जिसमें या फिर 46 क्रोमोसोम होते हैं, वो होते हैं डिप्लॉइड। और हैप्लॉइड सेल कंटेन्स अ सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम, सिंगल सेट ही रहता है, इसलिए 46 में सिंगल सेट ही रहेगा, यानी आधे ही रहेंगे। तो इसको हाफ कर दो, हाफ आधे होंगे तो सिर्फ बचेंगे हमारे 23 क्रोमोसोम्स। अगला देखो, ऑल सेल्स आर डिप्लॉइड। मैंने क्या बताया, हमारी पूरी बॉडी में सारे सेल डिप्लॉइड है, जिनको हम बोलते हैं सोमेटिक सेल। सेल्स नॉट इन्वॉल्व्ड इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब क्योंकि देखो हमारे जो स्पर्म थे और हमारा ओवम था, वो जो था वो रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होता है। ठीक है, इसके कारण उनको हम गेमीट्स बोलते हैं।
लेकिन जो गेमीट्स के अलावा जितने भी सेल हमारी बॉडी में बचे उनको हम क्या बोलते हैं, सोमेटिक सेल, जो रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व नहीं होते। तो जितने भी सेल रिप्रोडक्शन के प्रोसेस में इन्वॉल्व नहीं होते वो सब होते हैं डिप्लॉइड, और जो भी जो गेमीट्स होते हैं, जो सेल इन्वॉल्व होते हैं सेल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, वो होते हैं हैप्लॉइड। अब अगला, मैटरनल क्रोमोसोम्स इनहेरिटेड फ्रॉम मदर, पेरेंटल क्रोमोसोम जो होते हैं इनहेरिटेड फ्रॉम फादर। अब जैसे कि ये एक न्यूक्लियस है जिसमें 2 क्रोमोसोम्स हैं, ठीक है, एक हमें फादर से मिला, एक मदर से मिलेगा। जो फादर से मिला उसको हम बोलेंगे हमारा पेरेंटल क्रोमोसोम, और मदर से जो मिलता है उसको हम बोलते हैं मैटरनल क्रोमोसोम। आगे देखते हैं। Inheritance is the process by which characters are passed from parent to progeny. The concept of heredity is based on inheritance. अब देखो, हेरिडिटी में हमने पढ़ा था कि पेरेंट्स हमारे जो कैरेक्टर्स हैं, कैरेक्टर्स उसको एक हम अपने खुद से हमको दे देते हैं, कैरेक्टर्स का ट्रांसमिशन करते हैं फ्रॉम पेरेंट्स टू चिल्ड्रन। तो ये इसी को इनहेरिटेंस कहलाता है। हमने ये कैरेक्टर्स को इनहेरिट करा हमारे पेरेंट्स से, ये इनहेरिटेंस है। और ये जो चिल्ड्रन होता है जिसको हम ऑफ स्प्रिंग भी बोलते हैं, ऑफ स्प्रिंग भी बोलते हैं, और इसको हम एक और वर्ड से पुकारते हैं जिसको बोलते हैं प्रोजेनी, इसको हम प्रोजेनी भी बोलते हैं। तो इनहेरिटेंस इज द प्रोसेस बाय विच कैरेक्टर्स आर पास्ड ऑन फ्रॉम पेरेंट टू प्रोजेनी। तो जिस तरह से पेरेंट से प्रोजेनी में जब कैरेक्टर पास होते हैं, पेरेंट ने दिया हमारे चिल्ड्रन को, पास करा कैरेक्टर, उसको बोलते हैं इनहेरिटेंस। नेक्स्ट, जेनेटिक्स। कभी कभार पूछ लिया जाता है जेनेटिक्स क्या है, तो जेनेटिक्स इज द सब्जेक्ट दैट डील्स विद द इनहेरिटेंस एज वेल एज द वेरिएशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। तो ये जो इनहेरिट हुए कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट टू चिल्ड्रन, और जो ये जो वेरिएशंस आती है और इनहेरिटेंस, मतलब इनहेरिटेंस में जो वेरिएशंस आती हैं, जब उनको स्टडी करते हो सब्जेक्ट को, तो वो जेनेटिक्स कहलाता है वो सब्जेक्ट। द टर्म जेनेटिक्स वॉज डिस्कवर्ड बाय विलियम बेटसन। हमें ये पढ़ना है, भले फादर ऑफ जेनेटिक्स हमारे ग्रेगर जॉन मेंडल थे, लेकिन जेनेटिक्स जो टर्म है वो कौन लाया था, वो लाए थे विलियम बेटिसन। टोटल 46 क्रोमोसोम होते हैं, 23 इनहेरिटेड फ्रॉम मदर एंड 23 फ्रॉम फादर ईच। होमोलोगस क्रोमोसोम, अब ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, होमोलोगस और नॉन होमोलोगस और होमोलोगस। इसको मैं एक बार समझाता हूँ ढंग से। यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पे मैं 2 सेल ड्रॉ कर देता हूँ ताकि इजीली समझ आए, ठीक है। ये एक सेल हो गया, ये दूसरा सेल हो गया। आई थिंक सो एक ही सेल से काम हो जाएगा, एक ही सेल बड़ा बना देते हैं, ठीक है। ये हमारा सेल बन गया, इसके अंदर डिफरेंट क्रोमोसोम्स हैं, हर एक पेयर को मैं अलग अलग कलर से बना रहा हूँ, ठीक है। पूरा रेनबो बन गया इधर। तो देखो, एक आपको हमको पता है कि जो एक क्रोमोसोम है वो हमें फादर से मिला है, एक क्रोमोसोम मदर से मिला है। समझ लो ये क्रोमोसोम डील करता है हमारे आई कलर से, ठीक है। ये हमको जानकारी रखता है इसका डीएनए आई कलर के बारे में। या फिर ये जो एक पेयर है, आई कलर भी भूल जाइए ताकि और इजीली समझ में आए। ये जो पेयर है, जो एक हमको फादर से मिला और एक मदर से मिला है, ये दोनों सिमिलर हैं, दिख ही रहा है कलर सिमिलर है उनका। तो जो सिमिलर पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं वो कहलाते हैं होमोलोगस। और जो डिफरेंट, अगर हम एक इसको ले लें और एक इसको ले लें डिफरेंट, तो ये दिख ही रहा है अलग ही है, क्योंकि ये वाला पहला पेयर का है, ये थर्ड पेयर का क्रोमोसोम है, तो ये हो जाएंगे नॉन होमोलोगस। इन दोनों की बात करें तो ये होंगे होमोलोगस, एक इसकी और एक इसकी बात करेंगे तो वो होगा नॉन होमोलोगस। आई थिंक सो अब अच्छे से समझ आ गया होगा। अब देखेंगे हम रूल्स फॉर इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेट्स। अब मेंडल जी, अब आ गया है मेन टॉपिक्स। अब हमको देखनी है इनहेरिटेंस होती कैसे है। एक जब फादर से मदर में जब कैरेक्टर्स का ट्रांसमिशन होगा तो क्या रूल्स अप्लाई होंगे, क्या प्रोसेस क्या होती है, किस तरह से कैरेक्टर्स का ट्रांसमिशन होता है, वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले इसमें हमको देखना पड़ेगा अलील। अलील क्या होते हैं, मैं कैसे इजी भाषा में आपको करके बताता हूँ। पहले इनकी एक बार डिफाइन हम रीड करके देखते हैं।
Alleles are alternate form of genes that occupy a specific location on a chromosome and control the same character of or traits. इसमें क्या है समझ लीजिए कि ये है हमारा एक सेकेंड, हमको पता है कि क्रोमोसोम हमको मिलता है एक हमारे फादर से, एक हमारा मदर से, ठीक है। तो ठीक है, ये एक क्रोमोसोम हमको मिला हमारे फादर से, एक हमारा क्रोमोसोम मिला हमें मदर से। इसका अगर हम डीएनए देखेंगे और इसका हम डीएनए देखते हैं, ठीक है, तो आपको पता है सेगमेंट्स ऑफ डीएनए क्या होते हैं। समझ लीजिए ये वाला सेगमेंट और ये वाला सेगमेंट डील करता है आई कलर से। क्या डील करता है? आई कलर। तो अब किसका आई कलर लिया जाएगा? इस समझ लीजिए फादर का जो क्रोमोसोम था वो आई कलर था उसका ब्लैक, ठीक है, और मदर का जो क्रोमोसोम था वो आई कलर था ब्लू। तो अब किसका आई कलर बच्चे में जाएगा? किसका आई कलर बच्चे में जाएगा ये डिसाइड कैसे होगा? ये डिसाइड होगा ऑन द बेसिस ऑफ क्रोमोसोम। कौन सा क्रोमोसोम कैसा है? अब देखिए, जो भी क्रोमोसोम डोमिनेंट होता है, पावरफुल होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, वो वाले क्रोमोसोम का ट्रेट लिया जाता है। इस केस में मैं एग्जाम्पल के लिए ले रहा हूँ कि समझ लीजिए फादर वाला जो फादर वाला क्रोमोसोम है वो डोमिनेंट है, ये वाला एग्जाम्पल के लिए ले रहा हूँ। चाहे तो मदर का भी हो सकता है, मदर वाला क्रोमोसोम भी डोमिनेंट हो सकता है, लेकिन इस एग्जाम्पल के लिए मैंने फादर का लिया है। तो इस फादर वाला क्रोमोसोम में ज़्यादा पावर है, तो वो अपने आप को अच्छे से वो अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएगा। और किसका आई कलर लेंगे? बच्चे में किसका आई कलर इनहेरिट होगा? पापा का। यानी उसकी आईज कौन से कलर की होंगी? उसकी आईज ब्लैक कलर की उसकी आईज होंगी। एक और बार बता देता हूँ, हमारी बॉडी में दो क्रोमोसोम नहीं, हमारे सेल में 46 क्रोमोसोम होते हैं। एक पेयर हमने एग्जाम्पल के लिए लिया, उसमें एक मिलता है हमको फादर से, एक मदर से। उसके हमने डीएनए को कंपेयर किया। समझ लो इस वाले पार्ट में आई कलर का इन्फॉर्मेशन थी और इस वाले पार्ट में भी आई कलर की इन्फॉर्मेशन थी। एक इन्फॉर्मेशन कह रही कि आई का कलर ब्लैक होना चाहिए, एक इन्फॉर्मेशन कह रही कि आई का कलर ब्लू होना चाहिए। लेकिन किसकी बात मानी जाएगी? वो वाले डीएनए की जिसका क्रोमोसोम डोमिनेंट है, उस डीएनए की बात मानी जाएगी जिस डीएनए में जो डीएनए डोमिनेंट क्रोमोसोम का है। ठीक है, अच्छे से समझ आ गया होगा। तो अब इसकी डिफाइन देखो, तो ये अलील कहलाता है। ये वाला जो पेयर ऑफ क्रोमोसोम है यही अलील कहलाता है। जो डोमिनेंट होता है वो डोमिनेंट अलील कहलाता है। जो ये डोमिनेंट है तो बच्चा ये कौन सा? ये कहलाता है रिसेसिव। ये वाला डोमिनेंट अलील, ये वाला रिसेसिव, और इन दोनों के पेयर को ही अलील बोलते हैं, जो कि एक सेम टाइप की ट्रेट को कॉन्ट्रास्टिंग वे में दिखाते हैं। कॉन्ट्रास्ट, क्योंकि ब्लैक और ब्लू कॉन्ट्रास्टिंग है, तो सेम ट्रेट की बात हो रही है। दो क्रोमोसोम में जो डिफरेंट ट्रेट्स को शो कर रहे हैं, डिफरेंट तरीके को शो कर रहे हैं। एक बात देख लो, अलील्स आर अल्टरनेट फॉर्म्स ऑफ जीन। मैंने बता दिया ये दो जीन्स थे हमारे, इनका अल्टरनेट फॉर्म था दैट ऑक्यूपाई स्पेसिफिक लोकेशन ऑन अ क्रोमोसोम। ये जीन जो है कोई स्पेसिफिक लोकेशन रखते होंगे क्रोमोसोम पे ऑफ द सेम कैरेक्टर, क्योंकि आई कलर की बात चल रही थी ना उस समय, सेम कैरेक्टर की बात चल रही होती, तो ये पेयर को अलील कहा जाएगा। मैंने बता दिया टाइप ऑफ अलील क्या होता है। डोमिनेंट अलील इज द स्ट्रॉन्गर वन ऑफ द टू अलील्स। ये दो अलील्स में से जो स्ट्रॉन्गर अलील होता है वो होता है डोमिनेंट अलील। कैरेक्टर और ट्रेट्स दैट अपीयर ड्यू टू द एक्सप्रेशन ऑफ अ डोमिनेंट अलील आर कॉल्ड डोमिनेंट कैरेक्टर्स। तो मैं क्या कह रहा था, जो डोमिनेंट वाला होता है उसका कैरेक्टर शो होता है। The dominant allele is the stronger one of the row alleles. Character or trait that appear due to the expression of a dominant allele are called dominant character. तो इसमें ब्लैक जो था वो डोमिनेंट अलील का कैरेक्टर था, यानी कि जो ब्लैक है वो एक डोमिनेंट कैरेक्टर बन गया। इट इज़ ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल लेटर। ये हम तब पढ़ेंगे जब हम वो क्रॉस वाला जो बॉक्स होता है वो बनाएंगे, इसको पुनित्स क्रॉस बोलते हैं। तो वो जब हम बनाएंगे तब हम देखेंगे कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर। अभी इस पे फोकस करने की जरूरत नहीं है। रेसेसिव अलील, द रेसेसिव अलील इज द वीकर वन ऑफ द टू अलील्स।
कैरेक्टर और ट्रेड विच अपीयर ड्यू टू द एक्सप्रेशन ऑफ रेसेसिव अलील्स आर कॉल्ड रेसेसिव कैरेक्टर। जो इसमें ब्लू जो था वो था हमारा एक रेसेसिव कैरेक्टर। आगे देखेंगे इट इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल लेटर्स, वो जो है स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट होता है। अब डिफरेंट कंडीशंस देखो, ये बहुत मज़ेदार है। इसमें देखो क्या होता है, जैसे कि दो क्रोमोसोम्स हैं, ठीक है, वो दोनों ही डोमिनेंट है, समझ लो ये भी डोमिनेंट ये भी डोमिनेंट, तो ये एक होमोजाइगस डोमिनेंट अलील कंडीशन हो जाएगी, ठीक है। कि देखो क्रोमोसोम्स दोनों डोमिनेंट भी हो सकते हैं, दोनों रेसेसिव भी हो सकता है, एक डोमिनेंट एक रेसेसिव भी हो सकता है। तीन कंडीशन है यहाँ देखो, जो यहाँ पे मैं दो क्रोमोसोम बना रहा हूँ, इसमें दोनों डोमिनेंट है तो ये होगी होमोजाइगस डोमिनेंट। इसमें दोनों वो है रेसेसिव, देखो रेसेसिव इसलिए लिखा था स्मॉल लेटर, हमेशा डोमिनेंट कैपिटल लेटर से होगा, रेसेसिव स्मॉल लेटर से, तो ये है होमोजाइगस रेसेसिव। लेकिन अगर एक डोमिनेंट हो और एक स्मॉल हो, भले ये स्मॉल ये वाला हो कि ये वाला हो, तो वो कहलाती है हेटेरोजाइगस, बस हेटेरोजाइगस कंडीशन, जिसमें अब देखो हमेशा एक्सप्रेशन किसका शो होता है, डोमिनेंट वाले का, तो इसमें जो भी डोमिनेंट वाला कहेगा वही वाला कैरेक्टर शो होगा। इसमें रेसेसिव है दोनों, तो कुछ भी हो जाए रेसेसिव वाले कैरेक्टर शो होगा। पर जब एक डोमिनेंट और एक रेसेसिव होता है तो हमेशा डोमिनेंट वाले की कहना मानते, जो हमने देख लिया ऊपर वाले एग्जांपल में ब्लैक आई कलर जाएगा, लेकिन इसमें दोनों में ही ब्लैक कह रहा है भाई, तो ब्लैक वाले की बात मानेंगे। इसमें दोनों बोल रहा था कि भाई ब्लू और ब्लू ही लेंगे, भले वो रेसेसिव था इसलिए रेसेसिव की जीत हुई, लेकिन इसमें कह रहा था डोमिनेंट वाला कि ब्लैक कलर जीतना, मतलब ब्लैक कलर होना चाहिए, और छोटा सा रेसेसिव कह रहा है कि ब्लू होना चाहिए। बात किसकी मानेगी जाएगी, डोमिनेंट वाले की। आई होप ये समझ आ गया होगा। एक सेकेंड के मिट्रा नहीं, हाँ ये तीनों कंडीशन लिखी, होमोजाइगस फॉर डोमिनेंट अलील व्हेन बोथ द अलील दीज आर व्हेन बोथ द अलील्स आर डोमिनेंट, प्योर कंडीशन होती है। होमोजाइगस व्हेन बोथ द अलील्स आर रेसेसिव, ये भी प्योर कंडीशन होती है। हेटेरोजाइगस व्हेन वन allele इज डोमिनेंट एंड द अदर वन इज रेसेसिव, ये उसको अच्छी तरह से शो किया गया है। इसमें उन्होंने क्या फ्लावर्स की कंडीशन ली थी। इसमें जो फ्लावर्स होते हैं ना, जो डोमिनेंट का होता है वो होता है वॉयलेट, और जो रेसेसिव वाला होता है वो होते हैं हमारे वाइट। अब हम यहाँ पे W नहीं लेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है। जब हम एक सिंपल एक ट्रेट ले ली हमने फ्लावर के कलर की, जब हमने एक ट्रेट ले ली फ्लावर के कलर की, तो हमने समझ लो उसका डोमिनेंट वाला क्या होता है, कलर वॉयलेट होता है, हमने ले लिया सिंबल कैपिटल V। फिर हम रेसेसिव के लिए W नहीं ले सकते हैं, स्मॉल w नहीं ले सकते, उसके लिए हमको वही सेम लेटर लेना होगा, बस उसी लेटर का स्मॉलर वर्जन, जो हमने पढ़ा ना कैपिटल लेटर एंड स्मॉल लेटर्स, वही हम लेंगे, ठीक है। इसमें भी देखो कैपिटल A ले लिया उन लोगों ने, फिर कैपिटल A और स्मॉल ए, स्मॉल ए और स्मॉल ए यहाँ पर लिया गया है। तो आपने देखा कि इसमें भी देखो डोमिनेंट वाला वॉयलेट अपने आप को शो कर लेगा, इस वाले केस में भी डोमिनेंट है यानी वॉयलेट ही दिखेगा, पर इसमें तो भाई वॉयलेट का कोई संभावना ही नहीं, क्योंकि दोनों ही रेसेसिव है, इसलिए वाइट कलर शो होगा। नया है इसलिए लोगों को थोड़ा टफ लगता है ये चीज़, पर एक बार इसको बार बार रिविजन करेंगे ना तो ये टफ नहीं है। अब हम देखेंगे भाई रिगर जॉन मेंडल के बारे में देखेंगे। हमारे NCERT में बहुत छोटा सा एक बॉक्स के बारे में इनमें इनकी जानकारी दी गई है, तो देख लेते हैं इन्होंने क्या क्या करा। ही वॉज एजुकेटेड इन अ मोनेस्ट्री, इनको बोलते हैं फादर ऑफ जेनेटिक्स। मोनेस्ट्री वो जगह होती है जहाँ पे प्रीस्ट ऑन एजुकेशन लेते हैं, प्रीस्ट की एजुकेशन इनको मिल रही थी, ये जेनेटिक्स के फादर कहलाते हैं। बट जेनेटिक्स को खोज किसने करी थी, हमने ऊपर देखा था, जेनेटिक्स की खोज हमारी इनने करी थी विलियम बैटिसन। कहाँ लिखा था विलियम बैटिसन, यहीं कहीं लिखा था ना, आई थिंक सो, कहीं तो देखा था विलियम बैटिसन, हमने पढ़ रखा है, ये यहाँ था शायद, जेनेटिक्स की डिफाइन में ये रहा जेनेटिक्स, ये लिखा विलियम बैटिसन, ये रहा, ठीक है विलियम बैटिसन। पर फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन कहलाते हैं हमारे, रिगर जॉन मेंडल कहलाते हैं, ये बात हमको ध्यान रखनी। एक सेकंड, एक पेज ऐड हो गया, तो पेज पता नहीं कैसे ऐड हो गया, ठीक है आगे देखते हैं। पेन लेने के चक्कर में ऐड हुआ था, ये पहला पॉइंट देख लिया, फादर ऑफ जेनेटिक्स देख लिया। थर्ड पॉइंट, यूनिवर्सिटी ऑफ वियना में इन्होंने एजुकेशन ली, पूछा जा सकता है MCQ में। ही एक्सपेरिमेंटेड ऑन पीस, पीस यानी पी प्लांट,
इसको बोलते हैं पाइसम सटाइवम। बहुत इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू में पूछते हैं कि पी प्लांट का बायोलॉजिकल नेम क्या है, वो है पाइसम सटाइवम। मेंडल ब्लेंडेड हिज नॉलेज ऑफ साइंस विथ मैथमेटिक्स। अब मेंडल को मैथ्स अच्छे से आता था, तो उनने पहली बार मैथ्स को साइंस से जोड़ा। उन्होंने मैथ्स और साइंस को ब्लेंड करा। ब्लेंड करना यानी मिक्स करना। दिस थिंग वॉज नॉट डन बाय अदर्स। जो भी बाकी साइंटिस्ट थे, समझ लो वो बायोलॉजी के साइंटिस्ट थे, तो वो बायो करते रहते थे। वो इनने भी मैथ्स को जो कोशिश ही नहीं करी बायो में मिक्स करने की। तो ही गेव लॉज ऑफ इनहेरिटेंस। जिसके पास एक लीड आ गई थी इनके पास, क्योंकि इनको मैथ्स का ज्ञान था, तो इन्होंने एक इनके पास लीड थी, तो जो बाकी साइंटिस्ट नहीं कर पाए वो इन्होंने कर पाए, वो ये कर पाए थे। ही गेव लॉज ऑफ इनहेरिटेंस। उन्होंने इनहेरिटेंस के 3 लॉज दिए, वो हम देखेंगे, पर उनके पहले हम देखेंगे मोनोहाइब्रिड और डायहाइब्रिड। पर उसके पहले जो सीरीज अकॉर्डिंग हम चल रहे हैं वो देखते हैं। व्हाई डिड ही चूज पाइसम सटाइवम? उन्होंने पाइसम सटाइवम यानी पी प्लांट क्यों ले? भाई कितने पौधे, कोरिएंडर है हमारे, कोई भी फ्लावर, रोज ले लो, हमारा मैरीगोल्ड ले लो, सनफ्लावर ले लो, कितने फ्लावर्स हैं। और फ्लावर यानी प्लांट भी कितने सारे हैं, ठीक है, कितने प्लांट है हमारे पास। जो पी प्लांट ने क्यों लिया, एमसीक्यू नहीं, कभी तो रिटर्न वाला ही आता है, 5 मार्क का क्वेश्चन आता है। सारे 6 पॉइंट मैंने यहाँ लिखे हैं, पढ़ लेते हैं। द पी प्लांट कैन बी इजिली ग्रोन एंड मेंटेन। उसको आसानी से ग्रो हो जाता है, मेंटेनेंस आसान है। दे आर नेचुरली सेल्फ पॉलिनेटिंग बट ऑल्सो कैन बी क्रॉस पॉलिनेटेड। मैंने सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन रिप्रोडक्शन में अच्छे से हमने देखा है। क्या, जब एक हमारा फ्लावर, मैं बताऊं, आई थिंक सो सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन रिप्रोडक्शन में समझ रखा है, फिर शॉर्ट में बता देते। सेल्फ पॉलिनेशन यानी एक पौधा है, उसी में फ्लावर, उसी के फ्लावर से रिप्रोडक्शन कर लिया, तो ये सेल्फ पॉलिनेशन। और समझ लो 2 पौधे हैं, तो इस वाले फ्लावर ने और इस वाले फ्लावर ने रिप्रोडक्शन करा, तो ये होता है क्रॉस पॉलिनेशन। अगला, इट इज एन एनुअल प्लांट देयरफॉर मेनी जनरेशन कैन बी स्टडीड विद इन अ शॉर्ट टाइम। एनुअल प्लांट यानी कि कभी भी उगा लो, पूरे साल इसको उगाया जा सकता है, ठीक है। कुछ सीजनल प्लांट होते हैं जो सीजन में लगाए जाते हैं, ठीक है, बट ये एनुअल प्लांट है, कभी भी इसको उगाया जा सकता है। मैनी जनरेशन कैन बी स्टडीड विद इन अ शॉर्ट टाइम। जल्दी से उगता है, खत्म हो जाता है। बहुत सारी जनरेशन, हम F1 जनरेशन, F2 जनरेशन, F3 जनरेशन। F1 यानी फीलियल जनरेशन का फुल फॉर्म होता है फीलियल, फर्स्ट फीलियल जनरेशन। ऐसे जितनी भी जनरेशन है 1 2 3 4 आगे की पूरी हम देख सकते हैं। कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स ऑफ सेवरल कैरेक्टर्स। कैरेक्टर और ट्रेट में छोटू सा डिफरेंस होता है बेटा। क्या, समझ लो, ये रहा, बोलने की भी क्या जरूरत, सामने ही यहाँ लिखा हुआ है ट्रेड्स। सर ये क्वालिटी थोड़ी ऐसी है, अजीब है, काम चला लेना। यहाँ लिखी हुई है कैरेक्टर और यहाँ लिखी हुई उनकी डोमिनेंट और रेसेसिव ट्रेट। सीड का शेप, जो सीड का कैसा शेप होगा, ये कैरेक्टर है, ठीक है। तो कैसा हो सकता है, या तो राउंड हो सकता है या रिंकल्ड हो सकता है। तो ये जो शेप है वो होता है कैरेक्टर, और किस फॉर्म में वो एग्जिस्ट कर सकता है, 2 चीज़ें वो कहलाती हैं ट्रेट्स, ठीक है। अब आई कलर कैरेक्टर है, लेकिन जैसे कि जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ कलर्स होंगे, जैसे वॉयलेट, ब्लू, ब्लैक, ग्रीन, ब्राउन, ये सारे उसके ट्रेट। कैरेक्टर हुआ आई कलर, ट्रेट्स हुए ब्लू, ब्लैक, ग्रीन वगैरह। अब देख लेंगे हेयर टाइप है कैरेक्टर, उसके ट्रेट क्या होंगे, वेवी, कर्ली, स्ट्रेट, फ्रीजी, एक्सेट्रा, ठीक है। तो कितनी सारी ट्रेट देखो इसमें, कितने कैरेक्टर्स हैं इसमें, 7 टोटल कैरेक्टर्स होते हैं। हमको 7 पढ़ने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 कैरेक्टर हैं, जिसकी भी 2 कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स हैं। 7 कैरेक्टर है जिनकी 2 कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट है। इसके कारण उन्होंने पी प्लांट का चूज करा। अगला पॉइंट है शॉर्ट लाइफ स्पैन ऑफ द प्लांट। अगर शॉर्ट लाइफ स्पैन होता है इनका, एनुअली वो बहुत बार इनको ग्रो कर सकते थे, और डिफरेंट जनरेशन्स जो होगी उस प्लांट की वो अलग अलग वो फटाफट स्टडी करके अपने आउटकम्स को प्रोसेस कर लेंगे। लार्ज नंबर ऑफ सीड्स आर प्रोड्यूस्ड। ये जो पी प्लांट होते हैं इसके बहुत सारे सीड्स प्रोड्यूस होते हैं, इसके कारण जो इनमें डिफ्रेंशिएट करना आसान होता है। मेंडल लॉ ऑफ इनहेरिटेंस होते हैं, 3 लॉज होते हैं। इसको पढ़ने से पहले अपन देख लेते हैं मोनोहाइब्रिड और डायहाइब्रिड को। अगर मोनोहाइब्रिड और डायहाइब्रिड अच्छे से समझ आ गया, इसी के कारण जो दोनों हाइब्रिड क्रॉसेस होते हैं उन्हीं के बारे में उन्होंने 3 लॉज दिए थे। पहला वाला लॉ तो पहले ही समझा दिया मैंने, लॉ ऑफ डोमिनेंस। जब 2 अलील्स होते हैं और एक अलील डोमिनेंट होता है और एक अलील रेसेसिव होता है, तो किसकी बात मानी जाएगी, डोमिनेंट वाले की। जो डोमिनेंट वाला अलील होगा उसका ही डोमिनेंट कैरेक्टर शो होगा। लॉ सेग्रीगेशन में क्या होता है, जैसे कि हमारे पास कोई इंडिविजुअल है
तो उसको गैमीट की फॉर्मेशन करनी है। तो समझ लीजिए वो इंडिविजुअल इस टाइप का है कुछ। अगर देखो हमने 3 कंडीशन पढ़ी है, होमोजाइगस डोमिनेंट यानी कि ए और ए दोनों जब डोमिनेंट हो। सेकंड कंडीशन पढ़ी थी होमोजाइगस रेसेसिव जब दोनों स्मॉल ए हो। तीसरी कंडीशन पढ़ी थी जब एक डोमिनेंट और एक स्मॉल हो, जिसको हेटेरोजाइगस बोलते हैं। जब इनके गेमीट्स की फॉर्मेशन होगी तो इसके क्या गेमीट्स बनेंगे, इन दोनों को सेग्रीगेट कर दो, ए और ए, एक ही टाइप का हमारे पास गेमीट मिला। इसके क्या होंगे गेमीट्स, ए स्मॉल ए और स्मॉल ए। इसके गेमीट्स होंगे ए बड़ा ए और स्मॉल ए। तो ये जो गेमीट की फॉर्मेशन होती है किस प्रकार होती है, उनका जो कैरेक्टर होता है उसको सेग्रीगेट कर दो, जिस तरह से वो दिखते हैं ना उसको सिर्फ सेग्रीगेट कर दो, उनके गेमीट्स हमको मिल जाएंगे। जो बताओ तो तीसरा लॉ देखो, पहला लॉ था डोमिनेंट वाला, अगर ये वाली जो कंडीशन होती है जिसमें एक डोमिनेंट और एक रेसेसिव हो तो डोमिनेंट वाला कैरेक्टर शो होगा। सेकंड बता दिया कि गेमीट कैसे फॉर्मेशन होती है, सेग्रीगेशन से, तो अभी नाम पड़ गया लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तीसरा लॉ था लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। अब देखो एक पी प्लांट है, उसमें 7 डिफरेंट कैरेक्टर्स होते हैं, उसमें क्या 7 डिफरेंट कैरेक्टर होते हैं। उसका सीड का शेप कैसा होगा, सीड का कलर, फ्लावर का कलर, पॉड का शेप, पॉड का कलर, फ्लावर की पोजीशन। तो इतने सारे कैरेक्टर में सीड का जो शेप है ना वो पॉड के कलर के साथ कोई इंटरफेयर नहीं करेगा। वो सीड का शेप अलग अपना अपना करेगा और अपना पॉड का कलर अपना इंडिपेंडेंटली चलेगा, किसी के साथ इंटरफेयर नहीं करेंगे। वो सिर्फ इंटरफेयर करेंगे अपने अपने अलील्स के साथ, वो दूसरे अलील के साथ बिल्कुल भी छेड़ाछाड़ी नहीं करेंगे। सेम हमारा देख लो, हमारा आई का कलर है, आई का जो शेप है वो नोज के शेप के साथ कोई छेड़छाड़ी नहीं कर सकता ना, वो इंडिपेंडेंट है। तो यही वो कहलाता है, जो पेयर्स ऑफ अलील होते हैं ना वो खुद के साथ कर लेंगे लेकिन दूसरे पेयर ऑफ अलील के साथ छेड़ाछाड़ी नहीं करेंगे। डिफाइन देख लो लॉ ऑफ डोमिनेंस की क्या है, इफ द टू अलील्स एट अ लोकस डिफर then one the dominant allele determine the organism's appearance and the other the recessive allele has no noticeable effect on the organism's appearance। तो ये तो अच्छे से समझ आ गया, वापस से एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन देख लो, द टू अलील फॉर अ हेरिटेज कैरेक्टर सेपरेट, वो अपने आप को सेपरेट कर लेंगे, दो है उनका अपने आप को सेपरेट कर लेंगे फॉर द ड्यूरिंग द गेमीट फॉर्मेशन एंड एंड अप इन डिफरेंट गेमीट्स। ये भी अच्छे से समझ आ गया। आखिरी है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ईच पेयर ऑफ अलील सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली ऑफ द अदर पार्टीज ऑफ अलील ड्यूरिंग गेमीट फॉर्मेशन। गेमीट्स की जब फॉर्मेशन कर रहे होंगे तो जैसे कि वॉयलेट और वाइट वाला अपने गेमीट्स बना रहा होगा तो उसको फ्लावर की पोजीशन पॉड के कलर से कोई मतलब नहीं रहेगा, ठीक है, वो अपना इंडिपेंडेंटली काम करते हैं, यही बताना था। अब देख लेते हैं मेन मोनो हाइब्रिड और डाई हाइब्रिड, जिससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। वैसे डाई हाइब्रिड से ज़्यादा आते हैं, मोनो तो बहुत ईजी है। देख लेते हैं मोनो हाइब्रिड में अब उन्होंने क्या करा, उन्होंने कंपेयर करा था डिफरेंट कैरेक्टर्स को। अब अगर जब हम एक ही कैरेक्टर को एक बार में कंपेयर करते हैं तो वो कहलाता है मोनो। मोनो का मतलब ही वन होता है। हाइब्रिड यानी हाइब्रिडाइजेशन जो हम देखेंगे, जब दो ऑर्गेनिजम्स को मिलाकर उनकी एक नई ब्रीड या फिर नई प्रोजेनी बनाई जाती है, उस प्रोसेस को हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं। तो जब हम कंपैरिजन करते हैं, जब किस तरह से ऑफस्प्रिंग जन्म लेंगे ऑन द बेसिस ऑफ ओनली वन कैरेक्टर, तो इसकी शुरुआत करेंगे हम मोनो हाइब्रिड क्रॉस से। तो अब एक ही कैरेक्टर पे फोकस करेंगे, भले ही प्लांट में 7 कैरेक्टर होते हैं पर हमको फोकस किस पे करना है, एक कैरेक्टर। इस पे हमने कौन सा कैरेक्टर लिया, हमने स्टेम की हाइट ली, सबसे पहला कैरेक्टर टॉल और ड्वार्फ। अब इसमें डोमिनेंट कौन सी है हमारी, टॉल वाली, और रेसेसिव कौन सी है, ड्वार्फ वाली। तो मैंने आपको समझाई थी प्योर कंडीशन क्या होती है। प्योर कंडीशन वो होती है जब दोनों अलील्स में सेम टाइप ऑफ सेम होते हैं। अगर दोनों डोमिनेंट अलील हैं, तो दोनों डोमिनेंट क्रोमोसोम है तो वो डोमिनेंट अलील कहलाता है, और अगर दोनों रेसेसिव क्रोमोसोम है तो वो रेसेसिव अलील कहलाता है। तो वो वाले प्योर पेरेंट्स हमको लेने हैं। तो पेरेंटल जनरेशन में हमको लेनी प्योर वाले, होमोलोगस और होमोलोगस, ठीक है। इसका बनाएंगे हम क्रॉस, इनका हम क्रॉस करेंगे। इनका क्रॉस कैसे होगा, इनका क्रॉस करने के लिए हमको बनाने पड़ेंगे गेमीट्स। गेमीट का हमने लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में अच्छे से देखा है। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या कहता है, इनको कर दो हाफ हाफ, इनका कर दिया हाफ हाफ, तो हमारे गेमीट्स बने टी। हम बनाएंगे अब इन चीज़ों का क्रॉस। क्रॉस कैसे बनता है, इस तरह से हमको क्रॉस ग्रिड बनानी है। जो हमारे पहले पेरेंट के जो गेमीट्स हैं हम रख देंगे उनको ऊपर, जैसे कैपिटल टी। सेकंड पेरेंट के गेमीट्स हम रख देंगे यहाँ पर। इसमें फादर और मदर कोई भी हो सकता है, तो हम इसका कोई सा भी डिटरमिन नहीं करेंगे क्योंकि जेंडर कुछ भी हो सकता है, पौधों में तो कौन जेंडर देखता है, ठीक है। तो अब इसका क्रॉस कैसे बनाया जाता है, इस वाले बॉक्स पे हम फिल करेंगे जो ऊपर वाला हमको जो गेमीट दिख रहा है और ये वाला गेमीट जो हमको दिख रहा है, क्या दिख रहा है ऊपर, कैपिटल टी, और दिख रहा है हमको स्मॉल टी। इस वाले बॉक्स पे हम फिल करेंगे जो हमको ऊपर दिख रहा है, साइड में दिख रहा है, क्या दिख रहा है ऊपर, कैपिटल टी स्मॉल टी। इसमें भी सेम दिखेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी।
हमको एक ही टाइप का बच्चा मिला जिसको बोलेंगे कैपिटल टी और स्मॉल टी वाला। और इसमें देखो एक एक डोमिनेंट सब में है, तो हमको पता है लॉ ऑफ डोमिनेंस, हमारा पहला लॉ से पता चल गया कि सारे बच्चे कैसे होंगे, टॉल होंगे, क्योंकि हमारा टॉल कैरेक्टर डोमिनेंट चारों में हमको विजिबली दिख रहा है। ठीक है, अब आगे देखो, अब जो इनका बच्चा आया कैपिटल टी स्मॉल टी, अब इसी को सेल्फ फर्टिलाइज कर देंगे, खुद ही बच्चों में हो जाएगा इनका। तो सेल्फ फर्टिलाइजेशन जब होगी तो इसके भी गैमीट फॉर्मेशन होगी, गैमीट फॉर्मेशन इसकी भी होगी, तो इसको भी हम सेग्रीगेट कर देंगे। ठीक है, तो इसकी सेग्रीगेशन के बाद इसका भी क्रॉस बॉक्स बना लेते हैं। एक वाला हम पहले पेरेंट के गैमीट्स हम यहाँ पर लिखेंगे इस वाली साइड पे, सेकेंड पेरेंट के गैमीट्स हम इस वाली साइड पे लिखेंगे। जल्दी से इनका क्रॉस करेंगे, कैपिटल टी और ये भी कैपिटल टी और स्मॉल टी। हमको क्या दिख रहा है, हमको एक मिला होमोजाइगस डोमिनेंट, होमोजाइगस रेसेसिव और हेटेरोजाइगस 2। अब देखो हमको 4 बच्चे मिले, 4 डिफरेंट टाइप के, वैसे तो 3 डिफरेंट टाइप के, हमको 3 डिफरेंट टाइप के बच्चे को देखने मिले, वैसे तो है 4 वैसे, लेकिन देखो इसमें हमको 3 जीनोटाइप्स देखने को मिले और 2 फिनोटाइप। अब देखो फिनोटाइप क्या होता है, फिनोटाइप होती है फिजिकल अपीयरेंस, फिजिकल, पी से याद रखना, पी से फिनोटाइप, पी से फिजिकल। ध्यान से देखो इसमें दोनों डोमिनेंट टी थे, तो ये कैसा पौधा होगा, टॉल होगा। इसमें एक कैपिटल और एक स्मॉल है, तो ये भी टॉल ही होगा, क्योंकि लॉ ऑफ डोमिनेंस कहता है। और 3 टॉल होंगे और एक स्मॉल टी, इसमें तो टॉलनेस का नामो निशान नहीं, तो ये ड्वार्फ होगा। तो फिनोटाइप के अनुसार 3 टॉल थे, एक शॉर्ट था, तो इसका फिनोटिपिक रेशो बना 3:1। अब जीनोटिपिक रेशो क्या होता है, इसके जीन्स देखो, एक थे कैपिटल टी तो 1:2। अब 2 मिलेंगे हमको कैपिटल टी स्मॉल टी यानी 2, और एक मिला स्मॉल टी, ये हो गया इसका जीनोटाइप। जिस तरह से उसके जीन्स देखने को मिल रहे हैं वो हो गया जीनोटिपिक रेशो, और जो उसकी फिजिकल अपीयरेंस होगी वो होगी फिनोटिपिक रेशो। ये तो स्मॉल स्केल पे होता है, इसलिए ज़्यादातर मोनो हाइब्रिड क्रॉस पूछते भी नहीं है, ज़्यादातर वो पूछते हैं हमारा डाई हाइब्रिड क्रॉस, क्योंकि उसमें हम 2 कैरेक्टर को लेते हैं और कंपेयर करते हैं। इसमें हमने एक ही कैरेक्टर को लिया, वो थी उसकी टॉलनेस या फिर हाइट ऑफ द प्लांट। और हमारे जो डाई हाइब्रिड का मोस्ट प्रोबेबली हम कौन से लेते हैं, सीड के शेप को और सीड के कलर को, उन दोनों को हम साथ में स्टडी करते हैं। एक बार इसका डिफरेंस देख लेते हैं हम। ऊपर यहाँ लिखा हुआ अच्छे से, इसको भी मिटा दो। मोनो हाइब्रिड की डिफाइन लिखी है, मोनो हाइब्रिड इन्वॉल्व्स अ क्रॉस बिटवीन पेरेंट्स which differs in only one pair of contrasting character। एक ही पेयर था कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, ये टॉलनेस या सॉरी प्लांट की हाइट जो थी वो कैरेक्टर थी, उसकी 2 ट्रेट थी, टॉल या फिर ड्वार्फ। एग्जाम्पल दिया हुआ है द क्रॉस बिटवीन 2 ड्वार्फ पी प्लांट इन अ मोनो हाइब्रिड क्रॉस। यहाँ पर हमने इसका एग्जाम्पल स्टडी कर लिया। डाई हाइब्रिड होता है, डाई हाइब्रिड इन्वॉल्व्स अ क्रॉस बिटवीन पेरेंट्स विच डिफर इन 2 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर। अब हम इसमें लेंगे सीड शेप को भी और सीड के कलर को भी। इसका एग्जाम्पल हम लिखेंगे द क्रॉस बिटवीन पी प्लांट हैविंग येलो रिंकल्ड सीड्स एंड दोज बिटवीन। अब इसका भी एग्जाम्पल पूरा देख लो, फिर समझ में आ जाएगा एग्जाम्पल। ये ज़्यादातर एग्जाम में पूछा जाएगा और ज़्यादातर यही आपको क्रॉसेस बनाने के लिए पूछे जाएंगे, इन्हीं चीज़ों का क्रॉस बनाने को आपको पूछते हैं। अब हम डाई हाइब्रिड क्रॉस देखेंगे। इसमें हमने प्योर पेरेंट्स लिए। हमको पता है प्योर पेरेंट्स क्या होते हैं, जो होमोजाइगस डोमिनेंट और होमोजाइगस रेसेसिव होते हैं। बस फर्क क्या है इसमें हमने 2 कैरेक्टर लिए हैं। ठीक है, इसमें हमने सीड के कलर, पेन सिलेक्टेड है ना, हाँ, सीड के शेप और पहले सीड के कलर को भी लिया है और सीड के शेप को भी लिया है। हमको पता है सीड का कलर जो होता है उसका डोमिनेंट कैरेक्टर क्या होता है, येलो। हमने ऊपर वाले चार्ट को अच्छे से लर्न कर लेना। और सीड का जो शेप होता है उसका डोमिनेंट कैरेक्टर होता है राउंड। येलो राउंड प्योर डोमिनेंट कैरेक्टर है, येलो राउंड प्योर डोमिनेंट कैरेक्टर है। और रेसेसिव क्या होगा, स्मॉल वाई शो करता है हमारे ग्रीन कलर को। वाई हमने येलो के लिए ले लिया ना, तो स्मॉल जी नहीं लेंगे, क्योंकि वो हमने वाई यूज कर लिया, उसी अल्फाबेट का स्मॉल लेटर यूज करेंगे स्मॉल वाई और स्मॉल वाई को। ठीक है, कैपिटल आर शो करता है हमारे सीड के शेप को जो है राउंड, और स्मॉल आर शो करता है रिंकलनेस को। ठीक है, ये रिंकल्ड दिख रहा है ना ऐसा, वो रेसेसिव। तो ये देखो ये पूरा प्योर डोमिनेंट है, ये प्योर रेसेसिव है। और अब अगर हम इसके गैमीट फॉर्मेशन करेंगे तो गैमीट फॉर्मेशन क्या होती है, एक बार पहले वाले का मल्टीप्लाई करो इसमें भी और इसमें भी, सेकेंड वाले का मल्टीप्लाई करो इसमें भी और इसमें भी। तो करके देखो, कैपिटल वाई इंटू स्मॉल आर क्या होगा, आर
वाई, अब वाई का इंटू इसमें, तो ये क्या बना आर वाई। अब वाई का और सेकेंड वाले वाई का भी इसमें करो आर वाई, इसका मल्टीप्लाई इसमें करो तो आर वाई। चारों में हमको एक ही टाइप का गैमेट देखने को मिला, वो था आर वाई। वैसे सेम इसमें हमको स्मॉल आर और स्मॉल वाई ही मिलेगा, कुछ भी कर लो। अब आप खुद ही सोचो, आर वाई और स्मॉल आर वाई का अगर हम फ्यूजन कराएंगे तो हमको क्या मिलेगा, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, या फिर इसका उल्टा कैपिटल वाई स्मॉल वाई और कैपिटल आर स्मॉल आर। अब हमारा मेन घड़ी शुरू होती है क्या, इसका क्रॉस या फिर पुनेट्स क्रॉस बनाने की। बच्चों को बहुत अजीब लगता है, एक बार इसकी ट्रिक समझ लो, बहुत इजी लगेगा, मेरे साथ साथ देखना, इजी होएगा ये बहुत। पहले तो इनके गेमीट बनाना भी, क्योंकि ये उसके गेमीट कितने आसान थे, एक तो कैरेक्टर था, सेग्रीगेट कर दो बन गए गेमीट, और इसके गेमीट बनाने की भी प्रॉपर स्टेप होती है। अब देखो हमारा पेरेंट में से हमने जो पहली जनरेशन निकाली थी वो कैसी थी हमारी, कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। इसके बनाएंगे हम 4 गेमीट, कितने बनेंगे 4 गेमीट। पहले वाले का मल्टीप्लाई करो थर्ड में, फिर वापस पहले वाले का मल्टीप्लाई करो फोर्थ में, फिर सेकेंड वाले का मल्टीप्लाई करो थर्ड में, और सेकेंड वाले का मल्टीप्लाई करो फोर्थ में। देखना, देखने में इजीली समझ आएगा। y का करेंगे हम r के साथ मल्टीप्लाई तो मिलेगा कैपिटल R कैपिटल y। कैपिटल y का करेंगे स्मॉल r के साथ तो मिलेगा स्मॉल r स्मॉल r कैपिटल y। स्मॉल r इंटू बिग r करेंगे, स्मॉल y इंटू बिग r करेंगे तो मिलेगा कैपिटल R स्मॉल y, और स्मॉल y इंटू स्मॉल r करेंगे तो हमको सबको पता है मिलेगा स्मॉल r स्मॉल y। इन्हीं सेम, क्योंकि हम सेल्फिंग करा रहे हैं तो सेम टू सेम गेमीट हम यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। हम सेल्फिंग करा रहे हैं तो हम सेम टू सेम गेमीट्स इधर भी लिख देंगे। अब क्या करेंगे, हमको करना है इनका क्रॉस बनाना है। इनका क्रॉस बनाने के लिए हम क्या लिखते थे, पहले ऊपर वाले को और साइड वाले को सेम अल्फाबेट्स को साथ में रखना है, ठीक है। तो कैपिटल R कैपिटल R कैपिटल Y, ठीक है। Y और R को इंटरचेंज नहीं करना, सेम अल्फाबेट को साथ में रखना है। कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y। इसमें भी बनेगा कैपिटल R और बिग Y और स्मॉल y, ठीक है। इसमें बनेगा कैपिटल R और स्मॉल r, और इसमें बनेगा कैपिटल Y और स्मॉल y। इसमें रहेगा कैपिटल R और स्मॉल r, बिग Y और बिग Y। वापस स्मॉल r बिग Y, फिर बनेगा बिग R स्मॉल r बिग Y और स्मॉल y। फिर मिलेगा स्मॉल r बिग Y स्मॉल y। फिर मिलेगा बड़ा वाला r और बिग Y स्मॉल y। फिर मिलेगा बिग R स्मॉल r बिग Y और स्मॉल y, बिग R स्मॉल y, बिग R स्मॉल r स्मॉल y, बिग R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y, स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y, बिग R स्मॉल y, स्मॉल y, स्मॉल r स्मॉल y। यही सेम टू सेम, ध्यान से देखो यहाँ पर भी बना होगा, ये सेम टू सेम इधर है, बस इसके साथ उनके शेप्स भी दिए। शेप क्यों दिए, ताकि हमको फिनोटिपिक फिजिकल रेशो समझ में आता है ना, फिजिकल रेशो पहचानने में इजी मिले। सेम टू सेम यहाँ पर भी लिखे हुए हैं, इसी तरह से 10 बार लिख रहा था कि एग्जाम में गलती ना हो, क्योंकि एग्जाम में मेन सिली मिस्टेक यहाँ हो जाती है, इनके गेमीट बनाना भी मुश्किल होता है। तो इनका फिजिकल हम देखेंगे ना, इसमें इन्होंने अच्छे से इनका शेप भी बता रखा है। इसमें देखो जब कैपिटल आर आएगा तो राउंड बनेगा और येलो बनेगा, ठीक है। तो इनने उसी को थोड़ा विजुअलाइज करके भी बता दिया। इसमें हमको दिख रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जो है हमारे राउंड और येलो बनेंगे, 3 जो है हमारे राउंड और ग्रीन बनेंगे, तो 9:3, और जो 3 है वो येलो रिंकल्ड बनेंगे, और एक है जो ग्रीन और रिंकल्ड बनेगा, तो 9:3:3:1। इनका जो जीनोटिपिक रेशो है वो निकालना ही नहीं है, क्यों, क्योंकि बहुत लंबा आता है और कोई पूछेगा भी नहीं और कभी भी पूछा जाएगा भी नहीं, ना ही एनसीईआरटी में दिया है। जीनोटिपिक रेशो इसका हम नहीं निकालते, सिर्फ फिनोटिपिक रेशो निकालते हैं। अब हमारा लास्ट टॉपिक बचा है जो है सेक्स डिटर्मिनेशन। सेक्स डिटर्मिनेशन क्या होता है, इजीली बता देता हूँ पहले फटाफट। मेल जो फादर प्रोड्यूस करता है स्पर्म, मदर प्रोड्यूस करती है ओवम। स्पर्म में जो क्रोमोसोम होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, एक्स और वाई। मदर के जो ओवम के क्रोमोसोम होते हैं वो होते हैं एक्स और एक्स। अब क्रोमोसोम यानी गैमीट्स ही हो गए, तो इसका भी एक बार क्रॉस बॉक्स बना लो। तो क्या
फादर के होते हैं एक्स वाई, मदर के होते हैं एक्स एक्स, तो क्या क्या बना, एक्स और एक्स, एक्स वाई, एक्स और एक्स और एक्स वाई। तो जब एक्स और एक्स साथ में आते हैं तो बॉर्न होती गर्ल, और एक्स और वाई जब बनते हैं तो मिलते हैं बॉय। तो इनका रेशो देखो 1:1 है ना, ऐसे तो 2:2 होगा, 2:2 कट कट के 1:1 हो जाएगा। तो ये 1:1 रेशो शो करता है कि 50% चांसेस होते हैं लड़का पैदा होने के, 50% चांसेस होंगे लड़की पैदा होने के। फटाफट रीड कर देता हूँ। द प्रोसेस बाय विच डिस्टिंक्शन इज मेड बिटवीन द टू sexes, i.e. male and female, is called sex determination. It is determined with the help of chromosome called sex chromosomes or allosomes, which are X and Y chromosomes. ऑटोसोम्स वो होते हैं जो बाकी 22 पेयर होते हैं, पर एक पेयर जो होता है वो होता है एलोसोम्स का, जो सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं। अपार्ट फ्रॉम दीज टू क्रोमोसोम्स ऑल आर कॉल्ड ऑटोसोम्स, जो मैंने अभी हाल ही बोला। ह्यूमंस फॉलो XX का फ्यूजन विद XY मैकेनिज्म फॉर सेक्स डिटर्मिनेशन। Human being have 46 chromosome, out of which 22 of them are autosome and one pair is sex chromosome, जिसको allosomes भी बोलते हैं। Human male have 1 X chromosome and 1 Y chromosome, but human female have both यहाँ पर X आएगा, ठीक है, both X कर लेना यहाँ पे, ठीक है। फिर the sex of a child will be determined by what they inherited from their father. फादर से जो इनहेरिटेट करेंगे, क्योंकि फादर के पास, मदर के पास तो कोई है ही नहीं, एक्स और एक्स है, लेकिन अगर फादर का एक्स वाला फ्यूज हुआ एक्स के साथ तो बनेगी फीमेल, और फादर का वाई क्रोमोसोम अगर फ्यूज हुआ तो बनेगा मेल। तो फादर के हाथ में होता है, मदर के हाथ में कुछ नहीं होता है। A child who inherited the X chromosome from her father will be a girl. A child who inherited the Y chromosome from his father will be a boy. इसी के साथ चैप्टर खत्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, कोई भी डाउट है कमेंट कर देना। ये सेकंड वीडियो थी चैनल की, फाइनली अच्छे से शूट हो गई, क्योंकि इसका सेकंड टेक लिया था मैंने। पहली बार में मैं कौन से टॉपिक तक पहुंचा था, आई थिंक सो मैं इन्हीं को एक्सप्लेन कर रहा था, DNA क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, और उसी के साथ क्या हुआ था, मेरी वीडियो बंद हो गई थी, मतलब मैंने पॉज करी, वीडियो खत्म ही हो गई, बंद हो गई थी। इसके कारण वापस से मैंने 20 मिनट की वीडियो शूट हो गई थी, वापस 20 मिनट की वीडियो शूट करी, और आप फाइनली आगे की खत्म हो गई। छोटा सा चैप्टर था, फिर भी 1 घंटे की वीडियो बन गई, क्योंकि चैप्टर नया है, टफ नहीं है, ये नया है, इसलिए समझने में दिक्कत आती है। बट आई होप ये देखने के बाद आगे होगी। फिर भी डाउट है कमेंट बॉक्स में लिख देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।